यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर जो मैगजीन है PT 365 इसको देखेंगे। यहाँ पर इकोनॉमिक की मैगजीन है, ठीक है। इकोनॉमिक की मैगजीन हम लोग यहाँ पर अभी जो डिस्क्रिप्टिव में कर रहे हैं उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी इसमें करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के जो MCQs हैं सिर्फ वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जो डिस्क्रिप्टिव वाले 1 2 सॉल्व कर लिए, उसके बाद जो 3-4 टॉपिक है आज डिस्कस करेंगे करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास सेम टाइम पे, जो कैसे कल किया था, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ आज हम इसके डिस्कस करेंगे MCQs। जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर यहाँ से जो आखिरी टॉपिक बचा हुआ है सेवाएं, ये तो एक ही टॉपिक है यहाँ से। और उसके बाद खनन, ऊर्जा और उद्योग, ठीक है। इससे हम लोग यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस करेंगे और 10 और 11 जो टॉपिक डिस्कस करने के बाद ये मैगजीन आपकी पूरी हो जाएगी MCQs के साथ, ठीक है। MCQs को लेकर यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और जो डिस्क्रिप्टिव में बचेगी टॉपिक 1 टॉपिक 2 कर लिए, 3 और 4 टॉपिक को आज करेंगे, ऐसे करके डिस्क्रिप्टिव वाले करेंगे फिर, ठीक है। यहाँ से MCQs वाला पर कर रहे हैं। आते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से इसको कवर करते हैं। टॉपिक 10 सेवाएं, भारत का सेवा क्षेत्र, है ना। इससे देखते हैं यहाँ से। देखो इस टॉपिक से यहाँ पर 10 नंबर टॉपिक से थोड़ा छोटा टॉपिक है, एक ही पेज का है। तो यहाँ से इसमें आपके 4 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन, बाकी आपके अगले क्वेश्चन जो होंगे वो सब जो टॉपिक 11 है उसके होंगे। पहला क्वेश्चन है GDP विनिर्माण का योगदान को लेकर के देखते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के संबंध में विचार करना है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का जो वर्तमान योगदान लगभग 17% है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय GDP में विनिर्माण का क्षेत्र योगदान लगभग 17% के आसपास यहाँ पर स्थिर बना हुआ है। ये योगदान पिछले 1 दशक से लगातार बढ़ रहा है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र का योगदान पिछले 1 दशक से लगातार नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बल्कि ये 15 से 17% के बीच ही स्थिर है एक तरह से, ठीक है। तीसरी बात है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का लक्ष्य 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर 25% तक करना है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति NMP के तहत मेक इन इंडिया के तहत सरकार का लक्ष्य यहाँ पर बढ़ाकर इसे 25% करना है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर B सही है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इसमें वैश्विक स्थिति और यहाँ पर प्रमुख इसका क्षेत्र है। इसमें बोले पहला पर जो क्वेश्चन है भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक स्थिति के बारे में विचार करना है। पहला, वैश्विक निर्माण क्षेत्र में भारत की कुल हिस्सेदारी लगभग 3% की होगी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वैश्विक यहाँ पर विनिर्माण जो उत्पादन है इसका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, इसमें भारत की हिस्सेदारी लगभग 3% है, ठीक है। पहली बात सही है। सेकेंड बात है भारत वर्तमान में इस विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी? यहाँ पर देखो अब यहाँ पर जो भारत अब यहाँ पर चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है। पहली बात यहाँ से सही थी, दूसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स उत्पादक भी है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल्स बाजार और उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। तो 1 2 3 तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका 1 2 3 तीनों करेक्ट है, तो D करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा, ठीक है। देखते हैं। भारत में मूल्य के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा फार्मा निर्यातक होगा। पहली बात यहाँ से इसका क्या होगी? तीसरी का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। दूसरा, भारत मात्रा के आधार पर विश्व में तीसरा मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है, ये बात करेक्ट है, राइट। और भारत को दुनिया का फार्मेसी कहा जाता है। भारत मोबाइल फ़ोन को आयात पूरी तरह से निर्भर नहीं है, और लेकिन फार्मा आयात में प्रमुख हिस्सेदारी रखता है, ये बात भी गलत है। और फार्मा क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक निर्माण औसत से काफ़ी कम है, ये भी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि जो सही बात है इसकी यहाँ से B नंबर स्टेटमेंट इसका सही होगा। हालांकि अब उच्च मूल्य वाली जो पेटेंट दवाएं हैं उसमें कमी के कारण मूल्य जो वैल्यू है उसके मामले में भारत 14वें स्थान पर है, 14, ठीक है। और जेनरिक दवा के मामले में भारत की मात्रा दुनिया के मामले में तीसरे स्थान पर है, और भारत दुनिया की फार्मेसी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। मात्रा के आधार पर तीसरा और मूल्य के आधार पर 14वां, ठीक है। B यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत के कुल कार्यबल का लगभग कितना % हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र से कार्यरत था? आंसर हो जाएगा चौथे का B यहाँ से 11.4 11.4% यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नीति आयोग और हाल ही जो आवधिक कुछ श्रम सर्वेक्षण जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार भारत के कुल जो कार्यबल था उसका 11.4% यहाँ पर हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र में लगा हुआ है। और ये दर्शाता है
कि यहाँ पर जीडीपी में 17% योगदान के बावजूद ये क्षेत्र कृषि में लगभग 45% की तुलना में बहुत कम रोजगार प्रदान कर रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती है। तो दोनों डेटा जो मैंने बताया आपको वो भी याद रखने हैं इस क्वेश्चन के साथ। पॉइंट को लिख लेना है अगर यहाँ पर किसी में लिखते जा रहे हो पॉइंट तो, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है खनन ऊर्जा उद्योग। अच्छा, यहाँ से टॉपिक है इसका चेंज हो रहा है, टॉपिक चेंज हुआ है। जो यहाँ पर 10 नंबर टॉपिक हम लोगों ने देख लिए, यहाँ से 11 नंबर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपका है टॉपिक का नेम ऊर्जा खनन और इसके उद्योग, ठीक है। देखते हैं 5वां क्वेश्चन है वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण ASI 2023-24 के संबंध में विचार करना है। पहली बात यहाँ से इसमें ये बोल रहे हैं ये सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय, ये कार्यान्वयन संस्कृति और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। पहली बात 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण ASI सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय की कार्यान्वयन पर ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा जारी किया जाता है, करेक्ट है। सेकेंड बात ये केवल विनिर्माण उद्योग और विकास की संरचना की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये केवल विनिर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर विनिर्माण के साथ साथ बिजली, गैस आपूर्ति, ठीक है, जल आपूर्ति और मरम्मत सेवाएं जो होती हैं उन क्षेत्रों को भी सीमित मतलब कवर करेगा, उनको सिर्फ इसके लिए सीमित नहीं है। ओनली वन करेक्ट है आंसर, यहाँ से एक बात सही है। क्वेश्चन 6 ASI 2023-24 के अनुसार सकल मूल्य वर्धित GVA में 5 शीर्ष योगदानकर्ता उद्योग निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा छठे में जो शामिल नहीं है इसमें हो जाएगा बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मुख्य रूप से औद्योगिक जो इकाइयाँ होती हैं और कारखाने होते हैं उसका सर्वेक्षण करता है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं जो तृतीयक या टर्सरी यहाँ पर सर्विसेज उसका हिस्सा होता है और इन्हें ASI में शामिल नहीं किया जाता है। ये बात की पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। एक बात और इसी में कि यहाँ पर देखो ASI जो है ये 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार जो GVA है इसका, ठीक है, GVA जो इसका ग्रॉस वैल्यू जो एडेड होता है, इसमें योगदान देने वाले शीर्ष देशों में, शीर्ष उद्योगों में मूल धातु जैसे कि बेसिक मेटल्स में रसायन, ठीक है, रिफाइंड पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल्स और मोटर वाहन शामिल होंगे। दोनों की पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सी यहाँ से आंसर होगा। 7वां नंबर है सर्वेक्षण के दायरे में संबंध में ASI के तहत निम्नलिखित में से किन्हें शामिल नहीं किया गया है। आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर रक्षा प्रतिष्ठान इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 7वें में ASI के जो कुछ अपवाद हैं रक्षा प्रतिष्ठान, लेख जो तेल भंडारण जो है और डिपो, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, होटल, कैफ़े भले यहाँ पर पंजीकृत हों लेकिन ASI के दायरे में बाहर रखा गया इनको, ठीक है। जबकि यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट के तहत पंजीकृत कारखाने और बीड़ी सिगार इकाइयाँ इनमें शामिल होती हैं, राइट। ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां GVA जिसको बोलते हैं सकल मूल्य वर्धित ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है, इसकी परिभाषा के अनुसार इसे कैसे परिकल्पित किया जाता है। आंसर हो जाएगा कुल उत्पादन माइनस कुल इनपुट से इसको करते हैं, ठीक है। देखो GVA का फॉर्मूला होता है GVA इक्वल टोटल आउटपुट, ठीक है, टोटल आउटपुट वैल्यू माइनस टोटल इनपुट कॉस्ट जो वैल्यू होती है वो, ठीक है। जिसे यहाँ पर यदि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्र या उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं के बीच मूल्य को दर्शाता है तो इसे उनमें कच्चे माल और अन्य लागतों को घटा दिया जाता है, ठीक है। बी यहाँ से आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन UPSC पूछता है ना, लेकिन हम लोग के माइंड में चढ़ते नहीं ऐसे क्वेश्चन, राइट। सॉल्व करोगे तब चलेगा, है ना। ऐसे नहीं कि आप रट रहे हो, कोई चीज़ रटते जा रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कुछ करते जा रहे हो, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक का बैकग्राउंड भी नहीं पता क्या होता है GVA, है ना, क्या होता है मूल्यह्रास, क्या होता है उत्पादन। तो जब ये पढ़ोगे तब तो माइंड में सेट होगा ना। तो ये सब चीज़ें आपको सेट करना है, उसके बाद आपको यहाँ से करोगे तो क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। तो क्या होगा आंसर 8वें का बी यहाँ से करेक्ट है। आप GVA को पढ़ सकते हो क्या होता है, ठीक है। GVA क्या है, यहाँ पर कुल उत्पादन, कुल इनपुट कैसे निकालते हैं, क्या है, तो ये सब करोगे तो क्वेश्चन समझ आएगा आपको यहाँ से, है ना। तो आंसर क्या होगा 8वें का बी करेक्ट है। इसलिए यहाँ पर जाके आज क्या करना है, टॉपिक में GVA जाके टॉपिक को पढ़ो, है ना, क्या होता है, किसके उत्पादन से निकालते हैं, मूल्यह्रास क्या होता है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था में देख कोई चीज़ जो मूल्यह्रास से दर्शाते हैं तो कच्चे माल में कौन से लागत को क्या क्या घटाते हैं, तो इतना टॉपिक जाके आज आपको रीड करना है। आगे आते हैं 8वें का आंसर बी। क्वेश्चन 9 NIC 2025 का परिचय क्या है, विचार करना है। भारत का पहला मानक औद्योगिक वर्गीकरण 1962 में लाया गया था, पहली बात। 9वें का पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है, भारत का पहला औद्योगिक वर्गीकरण 1962 में हुआ था। सेकंड बात NIC 2025 NIC 2008 का स्थान लेगा, ये बात करेक्ट है, क्योंकि सरकार अब NIC 2008 को अपडेट करके NIC 2025 लागू कर रही है ताकि आधुनिक आर्थिक गतिविधि जो होती हैं जैसे कि ई-कॉमर्स, ठीक है, टेक सेवाएं जो होती हैं,
है ना, इनको यहाँ पर शामिल किया जा सके। दोनों करेक्ट है। तीसरा, इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिकरण या औद्योगिक वर्गीकरण के रिवीजन के 5 के साथ संरेखित किया जाएगा। तीसरी बात भी करेक्ट, क्योंकि वैश्विक स्तर पर डेटा की तुलना में इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के IS जो IC है, इसके रिवीजन 5 के साथ संरेखित किया गया है। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका 1 2 3 तीनों करेक्ट है, सी। क्वेश्चन 10 है NIC 2025 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NSC 2025 के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? NIC 2008 की 5 अंक की कोड की संरचना को बदलकर NIC 2025 की 6 अंक की कोड की संरचना आ गई है। पहली बात यहाँ से 10वें का स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है, सही है, जिससे यहाँ पर सूक्ष्म स्तर और डेटा का विश्लेषण करना संभव हो पाएगा। ये आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवा और हथकरघा उद्योग जैसे स्वदेशी क्षेत्रों को मान्यता देगी। ये बात भी करेक्ट है। ठीक है, जो आयुष आधारित सेवाएं, हथकरघा और पारंपरिक जो स्वदेशी उद्योग हैं उसको भी अपनी पहचान दी जाएगी अलग। दोनों बातें सही हैं। यह वर्गीकरण प्रौद्योगिकी अज्ञेयवादी है, जिसका अर्थ है कि गतिविधि के बीच अंतर उत्पादन तकनीकी पर आधारित नहीं है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर NIC का वर्गीकरण उत्पादन जो प्रक्रिया होती है और तकनीकी होती है उस पर आधारित होती है। ये प्रौद्योगिकी अज्ञेयवादी नहीं होती है। तकनीकी बदलने का वर्गीकरण बदल सकता है, मतलब तकनीकी बदलने पर क्या होगा, वर्गीकरण भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए सही है 10वां का। 11 नंबर है NIC 2025 में शामिल नए क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? NIC 2025 में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया गया? एक तो देखो, एक इसमें वर्गीकृत किया गया आपका पहला क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा ब्लॉकचेन, तीसरा कार्बन कैप्चर पर अपशिष्ट प्रबंधन, चौथा प्लेटफॉर्म पर आधारित सेवाएं, ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आधुनिक जो अर्थव्यवस्था इसमें जरूरत को देखते हुए NIC 2025 में उभरती हुई जो प्रौद्योगिकियाँ हैं जैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉकचेन, कार्बन कैप्चर, प्लेटफॉर्म आधारित गीग इकोनॉमी, है ना, इन सब सेवाओं को स्पष्ट रूप से इसमें वर्गीकृत किया गया है। सभी यहाँ से करेक्ट है। 11वें का आंसर 1 2 3 और 4 डी। क्वेश्चन 12 है NIC के उपयोग और महत्व इसको लेकर के क्वेश्चन है। भारत में नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NIC कोड का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा 12वीं का। ये किया जाता है सांख्यिकी संरक्षण जनगणना, ठीक है, आर्थिक अनुसंधान, पंजीकरण प्रक्रियाएं, इन सब के लिए यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि NIC कोड जो होता है एक बहुउद्देशीय उपकरण होता है, राइट, और इसका उपयोग सांख्यिकी डेटा एकत्र करना, आर्थिक जो विश्लेषण है उसकी करने को लेकर उद्योगों के पंजीकरण करना जैसे कि उद्यम और पंजीकरण, नीति निर्माण करना जैसे कि उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन या PLI जैसी योजनाएं, उसके लिए भी किया जा सकेगा। सभी बातें यहाँ से करेक्ट है। 12 का आंसर 1 2 3 4 डी। क्वेश्चन 13 भारत में विनिर्माण क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। यह भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP के लगभग 17% का योगदान देता है। पहली बात 13 का यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पिछले यहाँ पर जो कुछ प्रस्ताव पर मैंने बताए थे ऊपर, उस यहाँ पर उसके कुछ यहाँ पर पॉइंट मैंने लिए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण का हिस्सा 17% है और वैश्विक उत्पादन में 3% हिस्सेदारी है, और मोबाइल निर्माण में यह भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है, दूसरी भी यहाँ से करेक्ट है, तीसरी भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा 13 का 1 2 3 करेक्ट है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन 14 14 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन 14 है भारत में फार्मा उद्योग की स्थिति के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? पहली बात इसमें से जो सही स्टेटमेंट उसकी बात करते हैं। भारत मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, मूल आधार पर 14वां सबसे बड़ा देश होगा। सबसे बड़ा मतलब कहने का है कि भारत मात्रा के आधार पर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा और मूल के आधार पर 14 या 14वां जो होगा सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो 14 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये सी नंबर करेक्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर भारत जेनरिक दवाओं के मुख्य उत्पादन के लिए इसलिए मात्रा वॉल्यूम जो होता है इससे अधिक है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा स्थान इसका, लेकिन यहाँ पर पेटेंट दवाओं के मूल्य के हिसाब से यहाँ पर अधिक होने के कारण वैश्विक बाजार मूल्य के मामले में 14 नंबर पर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में विनिर्माण क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह के बारे में विचार करना है। विनिर्माण क्षेत्र को कुल FDI 23.5% प्राप्त हुआ है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है।
क्योंकि यहाँ पर आधिकारिक जो आंकड़े हैं उसके अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में अप्रैल से सितंबर के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में कुल FDI का 23.5% हिस्सा प्राप्त किया गया है, जो लगभग 19.4, ठीक है, 19.04 बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर था। ये विनिर्माण क्षेत्र के विदेशी निवेशक के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र में FDI प्रवाह 19.04 बिलियन US डॉलर था। अभी मैंने बताया आपको, दोनों बातें करेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर तथ्य दे रहा है, जो पॉइंट दे रहा है, ये सीधे से यहाँ पर लेकर इकोनॉमिक के जो क्वेश्चन है वहाँ से सीधे पॉइंट रख के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये आंसर C करेक्ट है। अच्छा, पूछे गलत कौन सा हुआ? C नहीं होगा, दोनों सही थे। अगर सही होता तो C होता, लेकिन पूछे गलत कौन सा होगा, तो गलत होगा तो ना तो एक ना ही दो, मतलब कोई गलत नहीं है, दोनों बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन 16 है, भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता होगा। पहली बात 16 का आंसर क्या होगी? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता है, तो पहली बात आंसर के ऊपर मैंने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को लेकर, है ना, क्योंकि यहाँ पर गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए चीन अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक और बाजार होने के कारण यहाँ पर प्राप्त करेगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। सही पूछा है तो आंसर यहाँ से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता है, ये बात इसकी सही है। पहली वाली गलत थी, ठीक है। ऑटोमोबाइल के बारे में पूरे पॉइंट यहाँ रख दिए हैं घुमाने के लिए, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। इसमें बोला है भारत सेमीकंडक्टर मिशन को 2021 में 76,000 करोड़ परिव्यय के साथ यहाँ पर लॉन्च किया गया था। पहली बात करेक्ट है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2021 में 76,000 करोड़ रुपए भारी बजट के साथ यहाँ पर शुरू हुआ था, ठीक है, पहला सही है। दूसरा, सेमीकंडक्टर फैब्स योजना के तहत 28 nm या उससे नीचे के जो उन्नत नोट्स होते हैं उसमें 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सेकंड बात करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने अभी हाल ही में यहाँ पर जो कुछ नियम थे उसमें बदलाव करके यहाँ पर सभी नोट्स जो विशेष रूप से 28 nm था उससे नीचे के लिए यहाँ पर एक समान 50% वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया था। डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव DLI योजना प्रति कंपनी 15 करोड़ रुपए तक प्रोत्साहन देगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर DLI योजना घरेलू कंपनियों और स्टार्टअप्स को चिप डिजाइन के लिए 15 करोड़ रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। तीनों बातें सही है, आंसर डी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सेमीकंडक्टर चिप्स की यहाँ पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है, उसके बारे में विचार करना है। सेमीकंडक्टर सामग्री का उपयोग माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किया जाता है, जो सूचनाओं को संग्रहित, संसाधित और यहाँ पर स्थानांतरित करते हैं। पहली बात क्या होगी? 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जैसी यहाँ पर सामग्रियों से बने होते हैं और एक आधुनिक चिप में जो अरबों छोटे ट्रांजिशन होते हैं उसके रूप में स्विच की तरह काम करेंगे। पहली बात 18 का आंसर क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात है, दूसरा बोला है प्रत्येक चिप में लाखों माइक्रो सेल स्विच होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है, ट्रांजिस्टर कहा जाता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात भी दे रखी है इसमें, तीसरी बात इसमें तो तीसरा तो नहीं होगा, इसी को लेकर के वर्तमान में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग ताइवान का प्रभुत्व है, जो दुनिया के 60% से अधिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है। तो यहाँ से ये बात करेक्ट हो जाएगी, है ना। विशेष का जिक्र नहीं कर रखा था इसमें, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर था बनाने के लिए किया था, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, और तीसरा है जो ये बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर जो ताइवान का प्रभुत्व, जो दुनिया का 60% उत्पादन करता है। तो यहाँ देखो, इसमें से ताइवान जो है विशेषकर वास्तव में वैश्विक सेमीकंडक्टर उत्पादन को नेतृत्व करता है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से चिप्स जो है उसके नीचे एक मामलों में उसकी हिस्सेदारी 90% से अधिक होगी, है ना, 60% से अधिक मतलब बोला है। तो ये बात एक तरह से देखो, पहला दूसरा जो मैंने बात बताई आपको वो दोनों करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात तो आपको थोड़ा विचार करना है, यहाँ पे बोला 60% से अधिक है, लेकिन जो डेटा है डेटा में 90% से अधिक होना चाहिए, राइट। 60% से अधिक बोल सकते हो कि 70, 80, 90, वो 90% से अधिक मतलब 100 से ऊपर जाएगा, राइट। तो बात यहाँ से थोड़ा सा एक बात की पॉइंट आपको चेक करना है अपना, ठीक है। बाकी यहाँ से जो स्टेटमेंट शायद गलती हो गई वाला, राइट, क्योंकि तीसरा मैंने जिक्र भी नहीं किया यहाँ पर। एक बार आप जाकर PT65 जो मैगजीन है उसमें भी यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, डेटा को यहाँ पर, राइट। बाकी यहाँ पर इसको 60% से अधिक तो गलती होगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट की बात की सिर्फ, तो बात 1, 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएगी इसकी, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट हो जाएगा तो C यहाँ से इसका सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विक्रम 32
बिट यहाँ पर प्रोसेसर, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया था, निम्नलिखित में से क्या है ये क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 32 बिट यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर होगा। ठीक है, तो बी क्या होगा? 19 का बी यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 का बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है ECMS के संबंध में विचार करना है। ये योजना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई है। पहली बात 20 का यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है इस योजना के तहत केवल ग्रीनफील्ड निवेश ही पात्र होंगे और ब्राउनफील्ड निवेश इसमें नहीं होंगे। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर इस योजना में जो समानता ग्रीनफील्ड नया और ब्राउनफील्ड मौजूदा विस्तार दोनों प्रकार के निवेशों का विचार किया जाएगा। ठीक है, बल्कि यहाँ पर शर्तों के पूरा करें तो दोनों बातें। दूसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो इस योजना में समानता ग्रीनफील्ड नया और ब्राउनफील्ड मौजूदा जो विस्तार दोनों के यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। ठीक है, जब बोला इसका निवेश नहीं किया जाएगा तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है। यहाँ से आगे देखते हैं और तीसरा भी दे रखा है अब असेंबलीज के लिए प्रोत्साहन पूंजीगत व्यय कैपेक्स से जुड़े होते हैं। तीसरी बात ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर हालांकि यहाँ पर प्रोत्साहन जो पूंजीगत होते हैं ये कैपेक्स पर आधारित होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का मुख्य यहाँ पर ध्यान होता है वैल्यू एडिशन और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर होता है, न कि इन पर जो असेंबली प्रोत्साहन पूंजीगत व्यय से जुड़े होने हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन यहाँ से करेक्ट है, एक बात इसकी सही है। 21 है ECMS के तहत यहाँ पर प्रोत्साहन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, इसके टाइप से क्वेश्चन है। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है इसके तहत दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो इसमें जो सही होगा 21 में ये हो जाएगा पहली बात यहाँ से सब असेंबलीज या सेगमेंट जो होंगे ये आपका इसमें टर्नओवर जो लिंक्ड होते हैं ये इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए टर्नओवर लिंक्ड बिक्री आधारित प्रोत्साहन इस पर दिया जाता है। ठीक है, पूंजीगत उपकरण में ये हाइब्रिड मॉडल पर आधारित होते हैं, ये भी बात सही है। और चयनित बेयर कंपोनेंट जो होते हैं इनके विनिर्माण के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर इन्हें कैपेक्स लिंक्ड पूंजीगत व्यय आधारित प्रोत्साहन दिया जाता है। तीनों बातें एकदम सही है। 21 का आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट है। 22 खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। खान और खनिज विकास अधिनियम 1957 ये बोले कि किस इनमें से मौजूदा जो अधिनियम है इसमें से किसको संशोधन किया गया है, मौजूदा अधिनियम को संशोधन किया गया किसको? तो देखो आंसर हो जाएगा जो ये संशोधन किया गया है खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 को, क्योंकि यहाँ पर भारत में खनन का विनियमन जो होता है ये मुख्य रूप से खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 द्वारा किया जाता है और ये वर्तमान में 2025 का नया संशोधन इसी ऐतिहासिक अधिनियम में बदलाव करता है ताकि देश में रणनीतिक खनिज की जरूरत को पूरा किया जा सके। इसको यहाँ पर बदलाव करेगा, है ना। वो पूछे किसको बदलाव करा तो इस वाले अधिनियम को यहाँ पर बदलाव कर रहे 2025 हो जाएगा अभी। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण विकास ट्रस्ट के संबंध में विचार करना है। पहली बात है 23 का ये बोले इसने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की जगह ली है। पहली बात 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर इसने पुराने NMET की जगह लिए ताकि यहाँ पर इसके दायरे में व्यापक और बना जा सके। सही है। NMEDT भारत के भीतर अपतटीय क्षेत्रों और भारत के बाहर अन्वेषण विकास के लिए धन का उपयोग कर सकता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है और ये एक ट्रस्ट भारत के बाहर भी खनिज अन्वेषण के लिए धन का उपयोग कर सकता है ताकि भारत की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित रहे। दोनों बातें करेक्ट हैं। पट्टेदारों द्वारा ट्रस्ट के भुगतान की जाने वाली राशि रॉयल्टी के बढ़ाकर 2% से 3% कर दी गई है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर संशोधन के अनुसार ट्रस्ट को भुगतान करने की जगह या भुगतान की जाने वाली जो राशि होती है अभी भी रॉयल्टी का 2% ही खर्च के लिए रखी गई है जिसे पट्टेदारों द्वारा दिया जाता है। तो ये बात गलत है, 3% नहीं की गई है, ओनली 2% ही है ना। दोनों बातें करेक्ट हो जाएंगी। आंसर 1 2 सही पूछा है। 24 है खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2025 के कौन शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा। देखो 2025 के संशोधन अधिनियम के तहत यहाँ पर जो खनिज थे इनकी नई सूची में रणनीतिक खनिज कैप्टिव खानों की जो बाधाएं उसको हटाना और खनिज एक्सचेंजों के लिए तंत्र बनाना शामिल होगा। हालांकि यहाँ पर सभी मौजूदा के लिए यहाँ पर जो पट्टे होते हैं है ना उनके लिए 50% तक क्षेत्र विस्तार करना, जैसे कि कई सामग्री हैं समान प्रावधान है उस पर नहीं किए गए और ये संशोधन मुख्य रूप से महत्वपूर्ण खनिज
की नीलामी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर केंद्रित होंगे। राइट, डी क्या होगा, 24 का करेक्ट आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, कैप्टिव खानों द्वारा खनिजों की बिक्री पर सीमा हटाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि पर्यावरण खतरों को कम करना और खान सुरक्षा को बढ़ाना। बी आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैप्टिव खाने जो होती हैं वे खाने होती हैं जो केवल अपने मूल कंपनी की जरूरतों को पूरी करती हैं। इनके द्वारा खनिज की बिक्री पर सीमा हटाने का मुख्य उद्देश्य कि सुनिश्चित करना कि खनिजों का पूरा दोहन हो सके और खनिज खानों में पड़े रहने से तो यहाँ पर जो पर्यावरण है उसके लिए यहाँ पर खतरा उतार सकते हैं और खदानों की सुरक्षा भी प्रभावित कर सकते हैं। इस कदम में संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 है, जिला खनिज फाउंडेशन पर विचार करना है। इसकी स्थापना खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 के संशोधन के माध्यम से 2015 में की गई थी। पहली बात 26 का पहला करेक्ट है। दूसरा, ये खनन के प्रभावित प्रत्येक भारतीय जिले के लिए एक गैर लाभकारी वैधानिक निधि होगी। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर एक वैधानिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है जो खनन से प्रभावित समुदाय के कल्याण के लिए काम करेगी। राज्य सरकारें डीएमएफ की संरचना और कार्यों के लिए विनियम या नियम बनाने के लिए सशक्त होंगी। तीसरी बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर डीएमएफ के प्रबंधन के उपयोग के लिए जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और वे इसके नियम तय करती हैं। तीनों बातें यहाँ से सही है, आंसर डी। 27 है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के संबंध में 2024 के दिशा निर्देश के कुछ यहाँ पर संशोधन थे, उस पर विचार करना देखते हैं। पहली बात है, पहले यहाँ से डीएमएफ निधियों का 70% उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र, पीने के पानी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि में जाना चाहिए। पहली बात 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर दिशा निर्देशों के अनुसार डीएमएफ जो निधि है इसका कम से कम 60% न कि 70% उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जैसे पेयजल, शिक्षा, ठीक है, आदि में खर्च किया जाना चाहिए। गलत हो जाएगा, 70 नहीं 60% होगा। कृषि और पशुपालन को उच्च प्राथमिक वाले क्षेत्र में के रूप में जोड़ा जाएगा, ये भी बात सही है क्योंकि यहाँ पर इसमें यहाँ पर कृषि पशुपालन को उच्च प्राथमिकता वाली जो श्रेणी होती है उसमें शामिल किया जाएगा ताकि यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती मिल सके। तीसरी बात है, वार्षिक डीएमएफ प्राप्तियों का 10% खनन के बाद के क्षेत्रों में आजीविका बनाए रखने के लिए निर्धारित किया जाता है। तीसरी बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये एक नया प्रावधान है जो यहाँ पर पोस्ट माइनिंग यानी खनन बंद होने के बाद भी स्थानीय समुदाय की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए 10% फंड आरक्षित करने की बात करता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 2 और 3 करेक्ट है, सही पूछा है तो बी। क्वेश्चन 28 है, देखते हैं 28 को। 28 नंबर है यहाँ से क्वेश्चन, भारत में खनन क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। संघ सूची की प्रविष्टि 54 संसद द्वारा कानून द्वारा घोषित खानों में खनिज विकास विनियमन से संबंधित होगी। पहली बात 28 का पहला यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है, केंद्र सरकार के पास किसी भी खनिज को आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से लघु खनिज के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार होता है। ये भी बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर माइनर जो यहाँ पर मिनरल्स होते हैं, लघु खनिज होते हैं, इनके लिए केंद्र सरकार के पास बिल्डिंग स्टोन, रेत आदि के अलावा किसी भी खनिज को लघु श्रेणी में खनिज घोषित करने की शक्ति शामिल होती है। तीसरी बात है, राज्य सरकारें अपने क्षेत्र के भीतर लघु खनिज से संबंधित रियायतें अनुदान के लिए यहाँ पर नियम बनाने के लिए सशक्त होंगी। तीसरी बात भी करेक्ट क्योंकि यहाँ पर एक बार खनिज लघु घोषित हो जाने पर उसके नियम बनाने का राजस्व होते हैं उसके पास पूरा अधिकार होता है, या राज्य के पास पूरा अधिकार होगा कि यहाँ पर इसमें आप चेंजमेंट कर सकते हो। तीनों बातें क्या करेक्ट होंगी। 28 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। पूछ रहा है कि सी नहीं मतलब कौन सा गलत कौन सा है, तो यहाँ पर कोई गलत नहीं है तो आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा कि कोई गलत नहीं है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखना है, पर गलत पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई गलत नहीं है। तीनों बातें यहाँ से इसकी 28 की करेक्ट हो जाएंगी। 29 नंबर है, डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मिनरल फाउंडेशन उसकी नीति के बारे में विचार करना है। 2015 को ये उसके बाद दी गई लीज के लिए रॉयल्टी का 10% योगदान करना होता है। पहली बात 29 का यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, सही बात है। दूसरा है 2015 से पहले ली गई लीज के लिए रॉयल्टी 30% योगदान करना होगा, ये भी बात यहाँ से सही होगी। तीसरा एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2021 केंद्र सरकार को डीएमएफ की संरचना और निधियों का उपयोग संबंध में निर्देश देने का अधिकार देगा। तीसरी बात भी करेक्ट होगी। 29 का सभी करेक्ट है, डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30,
निम्नलिखित में से कौन सा डीएमएफ का उद्देश्य होगा? डीएमएफ का में से कौन सा उद्देश्य है? आंसर हो जाएगा 30 का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से खनन संबंधी जो कार्य होते हैं उसी प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के लिए हित के लाभ के लिए काम करना, ये क्या इसका उद्देश्य होगा? ठीक है, 30 का। क्योंकि यहाँ पर जो डीएमएफ के यहाँ पर मुख्य वैधानिक उद्देश्य की कानूनी परिभाषा के अनुसार खनन प्रभावित क्षेत्रों, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए सामाजिक आर्थिक हितों की रक्षा करना और उनका लाभ सुनिश्चित कराना। ठीक है, ये भी बोल सकते हो। क्वेश्चन 31 है, इसमें बोला है भारत में यूरेनियम और थोरियम भंडार निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसके बारे में देखते हैं। पहला, भारत में यूरेनियम भंडार सीमित है लेकिन थोरियम के बड़े संसाधन हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। पहली बात यहाँ से क्या है? करेक्ट है। हाँ ठीक है, करेक्ट है, सही है। दूसरा, जादूगढ़ा झारखंड देश की पहली खदान है जहाँ यूरेनियम एस का वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। बात एकदम सही है। मोनोजेट लगभग 8 से 10% थोरियम होता है। तीसरी बात करेक्ट है क्योंकि मोनोजेट रेत जो होती है केरल तट पर, ये थोरियम का मुख्य रूप से स्रोत होता है और यहाँ पर जादूगढ़ा ऐतिहासिक रूप से सबसे प्रमुख यूरेनियम खदान भी है। ठीक है, और यहाँ पर इसका 8 से 10% थोरियम होगा। बात सही है। चौथी बात, भारत में यूरेनियम के अधिकांश भंडार दुनिया के प्रमुख यूरेनियम भंडार उत्पादक की तुलना में उच्च ग्रेड के हैं। चौथी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर भारत में पाए जाने वाले यूरेनियम के भंडार अधिकांशतः कम ग्रेड के होंगे, जिससे यहाँ पर कम इनका निष्कर्षण महंगा और कठिन हो जाता है। ठीक है, जैसे कजाकिस्तान या कनाडा के पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा उच्च ग्रेड के भंडार हैं। तो आंसर क्या होगा? ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 3 करेक्ट, ए सही आंसर है। 32, अब तटीय क्षेत्र जो परमाणु होते हैं उसके संचालन अधिकार के संबंध में विचार करना है। ये नियम केवल तभी लागू होते हैं या तभी लागू होंगे जब परमाणु खनिजों की सांद्रता एक निश्चित न्यूनतम स्तर पर हो। पहली बात, न्यूनतम स्तर से ऊपर हो। हाँ ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इन नियमों के तहत विदेशी संस्थाओं को पूर्वेक्षण संचालन के लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर परमाणु खनिज के देश की जो सुरक्षा है और ऊर्जा नीति के लिए रणनीतिक रूप से संवेदनशील होते हैं और किसी भी विदेशी संस्था या निजी इकाई को बिना सख्त कार्रवाई या जांच के और पूर्व अनुमोदन के अन्वेषण की अनुमति नहीं दी जाती है। तो गलत हो जाएगा। तीसरा है, ये नियम अब तटीय क्षेत्रों में यूरेनियम, थोरियम और अन्य सूचीबद्ध परमाणु खनिज अन्वेषण को खनन को विनियमित करते हैं। तीसरी बात, 32 का तीसरा करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ओनली 1 और 3 करेक्ट है। तो सही पूछा है, तो 32 का सही पूछा है तो हो जाएगा 1 3, बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 33 है, परमाणु खनिज क्षेत्र, भारत के परमाणु खनिज क्षेत्र है उसके बारे में विचार करते हैं। परमाणु खनिज क्षेत्र और उनके राज्य बेसिन। 33 पहला यहाँ से ये बोले जादूगढ़ा झारखंड पूर्वी सिंहभूमि में स्थित है, ना कि कर्नाटका में, तो गलत हो जाएगा। लंबापुर पेंडागुट्टू तेलंगाना आंध्र प्रदेश, सेकेंड बात सही क्योंकि यहाँ पर ये नीलगोंडा जिले में स्थित है और प्रमुख यूरेनियम की क्षेत्र है। सिंहभूमि सियर जोन झारखंड, तीसरी बात भी करेक्ट है क्योंकि सिंहभूम सियर जोन झारखंड भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज बेल्ट है। उत्तर दिल्ली फोल्ड बेल्ट राजस्थान, ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर उत्तर दिल्ली फोल्ड बेल्ट राजस्थान के सीकर और झुंझुनू में जिले में स्थित है, जिसे हाल ही में यूरेनियम के कई बड़े भंडार पाए गए थे। इस वजह से न्यूज़ में भी था ये, है ना, वो पूरी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो 1 गलत है, 2 3 4 सही है। 33 का आंसर 3 युग्म करेक्ट है। 34 है, मोनाजाइट संसाधन के बारे में देखते हैं। भारत में मोनाजाइट जो कि यहाँ पर थोरियम का एक प्रमुख स्रोत है, उसके सब भंडार समृद्ध हैं। निम्नलिखित में से किस तटीय क्षेत्र के राज्यों में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर। एक तो केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक है, और केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इन सभी में क्या पाया जाता है? मोनाजाइट रेत जो यहाँ पर थोरियम का मुख्य स्रोत होता है और भारत में लगभग सभी पूर्वी तटीय राज्यों में पाए जाते हैं। इसमें केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र शामिल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 डी। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि जो मोनाजाइट रेत है इसमें थोरियम का जो होता है, इसमें थोरियम इसका कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि कुछ और बोलेगा कि यहाँ पर इसमें ये मात्रा में ज़्यादा पाया जाता है। जबकि यहाँ पर याद रखने की मोनाजाइट में थोरियम मुख्य रूप से इसका स्रोत होता है और भारत के लगभग सभी पश्चिमी तटों राज्यों में पाए जाते हैं। तो क्या गलत हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रमुख तटीय जो होते हैं जैसे कि उसमें पाए जाएंगे, जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, है ना, ऐसे करके बोलेगा। ये बोलेगा नॉर्थ और पश्चिमी क्षेत्र में। तो ध्यान रखना चीज़ों को, कैसे गलत कर सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन 35 है। 35 है, एल्युमिनियम और बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्राथमिक अयस्क होगा। पहली बात, 35 का पहला करेक्ट है। दूसरा, भारत में ओडिशा 41% बॉक्साइट भंडार है और ये अग्रणी उत्पादक राज्य है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, विश्व स्तर पर चीन एल्युमिनियम का अग्रणी उत्पादक है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, लेकिन इसके बाद रूस और भारत जैसे देशों का स्थान आता है। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट के खनन में तो अग्रणी है, लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम धातु में अग्रणी उत्पादन नहीं होगा, तो ये बात गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन 36, तांबे कॉपर के संबंध में विचार करना है। तांबा एक नरम आघातवर्तनी धातु और तन धातु, जिसमें यहाँ पर बहुत अधिक तापी और विद्युत चालकता होती है। पहली बात, 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, दूसरा बोला है भारत में तांबे की जो बड़े भंडार हैं ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सेकंड बात भी यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है, मध्य प्रदेश के यहाँ पर मजलखंड है उसमें होता है, जबकि यहाँ पर भंडार के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर होगा। चिली के पास विश्व के तांबे के सबसे बड़े भंडार हैं और यह है सबसे बड़ा भंडार उत्पादक भी है। ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर वैश्विक स्तर पर चिली तांबे के निर्विवाद क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो तीनों बातें यहाँ से क्या है, 36 की करेक्ट है, डी आंसर हो जाएगा। सही पूछा है। 37 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत में पोटास के प्रमुख भंडार मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित होंगे। पहली बात यहाँ से 37 का क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, भारत अपनी 100% पोटास की आवश्यकता के आयात के माध्यम से पूरी करता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर भारत में पोटास सबसे बड़े भंडार राजस्थान के नागौर गंगानगर बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। और सेकंड बात यहाँ पर है कि जो भारत बोल रहा है कि भारत में जो यहाँ पे अपनी 100% पोटास आवश्यकता आयात पर माध्यम से पूरी करता है, तो बात सही है, क्योंकि यहाँ पर भंडारों के बावजूद भारत के पास यहाँ पर वर्तमान में पोटास के निष्कर्षण और व्यवसायिक तकनीकों में कमी होती है। इसके लिए यहाँ पर कृषि उर्वरक के लिए हम अपनी 100% आवश्यकता को आयात पर इंपोर्ट पर पूरी तरीके से भरोसे में रहते हैं, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 1 2 करेक्ट है, सी यहाँ से हो जाएगा 37 का। 38 है, पोटास के उपयोग के संरचना के संबंध में विचार करना है। पोटास पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम लवणों का एक यहाँ पर अशुद्ध संयोजन होता है। पहली बात, 38 का पहला करेक्ट है। पोटास मुख्य रूप से पोटेशियम युक्त लवण से मिश्रण होता है। पोटास उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाने वाले पानी की कठोरता को दूर करने में मदद करेगा। सेकंड बात गलत है, क्योंकि पोटास का मुख्य जो उपयोग होता है उर्वरक के रूप में पौधों के विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। पानी की कठोरता को दूर करने के लिए आमतौर पर चूना, लाइम या वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं, पोटास का नहीं। पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा है। तो 39 है, भारत में प्राकृतिक गैस के अनुमानित भंडार के संबंध में विचार करना है। भारत के कुल अनुमानित प्राकृतिक गैस भंडार में पश्चिमी अपतटीय वेस्टर्न याम जो ऑफशोर होते हैं इसमें क्षेत्रों का योगदान सबसे अधिक होगा। पहली बात 39 का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत के अधिकांश यहाँ पर प्राकृतिक गैस भंडार पश्चिमी अपतटीय, मुंबई हाई और अधिक जो इन क्षेत्रों में स्थित हैं। सेकेंड बात है, असम में प्राकृतिक गैस भंडार गुजरात और राजस्थान के संयुक्त भंडार से अधिक होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर असम में पर्याप्त गैस भंडार हैं, लेकिन भंडार के मामले में गुजरात और राजस्थान के स्थान वर्तमान में काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तीसरी बात है, भारत अपनी प्राकृतिक गैस की मांग का लगभग 50% आयात के माध्यम से पूरा करता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए लगभग 50% प्राकृतिक गैस LNG के रूप में आयात करता है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही है, तो आंसर सी। 40 नंबर है, अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज की नीति के संबंध में यहाँ पर जो हाल ही खोज की गई इसमें उसके बारे में विचार करना है। अंडमान निकोबार बेसिन हाइड्रोकार्बन संसाधनों का आकलन 371 बिलियन मीट्रिक टन तेल समतुल किया गया है। पहली बात 40 का पहला स्टेटमेंट 40 का यहाँ से
करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी प्राथमिक ऊर्जा टोकरी में, ठीक है, प्राथमिक जो ऊर्जा टोकरी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाना होगा। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, कतर, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई भारत के तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी आयात के प्रमुख स्रोत होंगे। तीसरी बात क्या होगी, आयात के प्रमुख स्रोत है ना। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि भारत अपने एलएनजी की अधिकांश आवश्यकता कतर जो सबसे बड़ा स्रोत है इसका, ठीक है, और अमेरिका यूएई से आयात के माध्यम से पूरी करेगा। तीनों बातें करेक्ट है। 40 का आंसर डी। 41 है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक द्वारा अनुमोदन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ फिर में 2025 के मुख्य सुधारों के संबंध में विचार करना है। इसने एकीकृत टैरिफ जोन की संख्या को 3 से घटाकर 2 कर दिया है। पहली बात, 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसने पाइपलाइन संस्थाओं की 75% उपयोगिता बेंचमार्क से अधिक आय का उपयोग करके एक पाइपलाइन विकास रिजर्व बनाया है। सेकेंड बात, 41 का सेकेंड बातें भी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर पाइपलाइन विकास जो रिजर्व है इसका निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है जो भविष्य की बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए धन सुनिश्चित करेगा। दोनों बातें सही है। 41 का आंसर सी। 42, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के कार्यों के संबंध में विचार करना है। ये कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को विनियमित करता है। पहली बात, 42 का पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर इसके कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन को विनियमित नहीं करेगा। ये क्या होता है, ये कार्य DGH द्वारा किया जाता है, ठीक है, और PNGRB जो है ये मुख्य रूप से रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को विनियमित करेगा, ठीक है, इसको नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा पहली बात। सेकेंड बात है, पहला गलत है, सेकेंड देखते क्या है। सेकेंड यहाँ से ये उपभोक्ता के हितों की रक्षा करता है और गैस के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार को सुनिश्चित करेगा। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से सेकेंड बात क्या होगी, पहले तो गलत हो गया, सेकेंड बात भी इसकी सही है, सेकेंड सही हो जाएगी, है ना। तीसरा, PNGRB जो निर्णय होते हैं इसके खिलाफ अपील विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित अपील न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी। तीसरी बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर PNGRB के आदेशों के खिलाफ अपील जो होती है इसमें की जाती है, ये भी बात सही हो जाएगी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। पहली बात क्या थी, गलत थी, है ना, तो 2 और 3 सही है तो आंसर हो जाएगा 42 का बी करेक्ट है। 43, कोयला क्षेत्र में संबंध में विचार करना है। भारत के पास विश्व का 5% या पांचवा भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है और कोयला देश की 55% ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है। पहली बात, 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कोयला भंडार के मामले 5वें स्थान पर है और आज भी यहाँ पर हमारी जो आधी से अधिक यहाँ पर ऊर्जा की जरूरत कोयले से ही मुख्यतः बताती है। भारत में उच्च गुणवत्ता, कम राख और कम सल्फर वाले कोयले को पर्याप्त भंडार होगा। सेकेंड बात, 43 का सेकंड यहाँ से गलत क्योंकि भारत में अधिकांश कोयला गुणवाना श्रेणी का होता है जिसमें पर राख जो ऐश होती है इसकी मात्रा अधिक होती है। हमें उच्च गुणवत्ता वाले जो कोकिंग कोल है उसके लिए आयात पर निर्भर रहना होता है, ठीक है, गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है। 43 का आंसर ए। 44 है, भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में शुरू की गई पहले सुधार के संबंध में विचार करना है। खनन प्रहरी ऐप का उद्देश्य अवैध खनन की निगरानी को मजबूत करना होगा। पहली बात क्या होगी, 44 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, संशोधित शक्ति नीति को खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत पेश किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी, 44 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर शक्ति योजना कोयला मंत्रालय द्वारा बिजली संयंत्रों को कोयला आवंटन के लिए शुरू की गई थी और ये सीधे तौर पर MMDR संशोधन 2021 के से संबंधित नहीं होगी बल्कि यह पर एक पारदर्शी कोयला वितरण नीति होगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 44 का एक बात सही है। 45 है, नई इस्पात नीति न्यू स्टील यहाँ पर जो पॉलिसी है इसके बारे में विचार करना है। कच्चे इस्पात भारत में कच्चे इस्पात का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है जबकि चीन सबसे बड़ा होगा। पहली बात, 45 का पहला करेक्ट है। सेकेंड बात, ये नीति के सभी सरकारी मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो होते हैं उस पर लागू होती है लेकिन 5 लाख रुपए से कम की खरीद पर कवर
नहीं करती है। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नीति जो होती है ये घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खरीद डेमोस्टिक यहाँ पर जो स्टील प्राथमिकता देती है इसको, लेकिन यहाँ पर छोटे स्तर को लेकर 5 लाख से कम की खरीद को भी छूट दी गई है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है। 45 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 46 है, भारत में इस्पात क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। भारत स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहली बात 46 का पहला करेक्ट है। दूसरा, उड़ीसा भारत इस्पात, उड़ीसा में भारत के इस्पात के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा। सेकेंड बात, उड़ीसा भारत में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, मेल्ट एंड पोर, स्थित स्थिति में इस्पात का अर्थ उस इस्पात से जिसमें यहाँ पर इस्पात बनाने वाली भट्टी उत्पादित किया गया है और उसके ठोस के आकार में डाला गया होगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मेल्ट एंड जो पोर होता है ये एक तकनीकी शब्द है। मेल्ट एंड पोर नियम ये सुनिश्चित करता है कि इस्पात का मुख्य निर्माण पिघलाने या उसमें जमने तक भारत में ही हुआ हो, ताकि यहाँ पर मेक इन इंडिया के लाभ केवल वास्तविक घरेलू निर्माताओं को मिल सके, है ना। तीनों बातें करेक्ट हो जाएंगी। आंसर 1 2 3 46 का डी करेक्ट है। 47 है, भारत में कपड़ा और परिधान क्षेत्र अवलोकन के संबंध में विचार करना है। ठीक है, भारत में कपड़ा क्षेत्र और यहाँ पर परिधान के अवलोकन के संबंध में विचार करना है। भारत के पास चीन के बाद वस्त्रों में दूसरी सबसे बड़ी विनिर्माण क्षमता और वैश्विक व्यापार में 3.91% की हिस्सेदारी के साथ छठा सबसे बड़ा निर्यातक होगा। पहली बात 47 का पहला यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सर्जक होगा। सेकेंड बात क्या होगी, 47 का सेकंड यहाँ से करेक्ट है कि कपड़ा क्षेत्र में भारत की कृषि के बाद सबसे अधिक यहाँ पर रोजगार लगभग 4.5 करोड़ लोगों को सीधे प्रदान करने वाला क्षेत्र होगा। सेकंड बात भी करेक्ट है और पहली बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सर्जक होगा और 45 मिलियन से अधिक लोग सीधे तौर पर कार्यरत होंगे इसमें, है ना। दोनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर सी। 48 है, पीएम मित्र योजना या पीएम मित्रा योजना के बारे में विचार करना है। ये योजना कपड़ा मंत्रालय द्वारा या वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2021-22 से 23-27-28 के लिए 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की गई थी। पहली बात 48 का पहला करेक्ट है। दूसरी बात है, इस योजना का दृष्टिकोण 5F फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन विजन होगा, इसका टारगेट होगा, है ना। तो सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन ये पूरे मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन को जोड़ने का विजन होगा एक। ठीक है, दोनों बातें सही है। आंसर सी क्या होगा, 48 का करेक्ट होगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन, पीएम मित्र पार्क की संरचना और कार्यान्वयन के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। प्रत्येक मित्र पार्क को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत यहाँ पर विकसित किया जाना है, जिसका स्वामित्व केंद्र 51% इक्विटी से संबंधित राज्य सरकार द्वारा 49 इक्विटी के पास संयुक्त रूप से होगा। पहली बात 49 का पहला करेक्ट है एकदम। सेकेंड बात है, ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए कपड़ा मंत्रालय प्रति पार्क 800 करोड़ तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। सेकेंड बात 49 का सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीनफील्ड यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के लिए भारत सरकार प्रति पार्क 500 करोड़ तक की सहायता देती है, न कि 800 करोड़। ये बात गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। 49 का आंसर ए। 50 नंबर क्वेश्चन है, सनराइज सेक्टर के संबंध में विचार करना है। सनराइज उद्योग अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक विकासशील क्षेत्र या बाजार में तीव्र उछाल आशा दर्शाने वाली एक अंतर्निहित अवधारणा होती है। पहली बात 50 का से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऐसे ये बोला, भारत का लक्ष्य केवल नवीकरणीय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों की मदद से सकल घरेलू उत्पाद विनिर्माण की हिस्सेदारी को दुगना करना होगा। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से यह भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत का लक्ष्य केवल 2 क्षेत्रों में नहीं बल्कि यहाँ पर विस्तृत औद्योगिक विविधीकरण माध्यम से जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाना होगा। दूसरा गलत है, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा 50 का एक यहाँ से बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत का लक्ष्य केवल 2 क्षेत्रों से नहीं बल्कि विस्तृत औद्योगिक विविधीकरण होगा, उसके माध्यम से जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, 50 51 51। विशेष आर्थिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में विचार करना है। एसईजेड एक भौगोलिक रूप से सीमांकित शुल्क मुक्त इनक्लेव है और इसे व्यापार संचालन शुल्कों के टैरिफ के प्रयोजन के लिए एक विदेशी क्षेत्र माना जाएगा। पहली बात 51 का करेक्ट है। सेकंड है,
सेज अधिनियम 2000 में पारित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करना था। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सेज अधिनियम 2005 में पारित किया गया था, ना कि 2000 में, और ये 2006 में लागू हुआ था। ओनली वन करेक्ट है ए। 52 हॉल मार्किंग के संबंध में विचार करना है। हॉल मार्किंग का अर्थ बहुमूल्य धातु लेखों में बहुमूल्य धातु की अनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग होती है। पहली बात 52 की करेक्ट है। सेकंड बात है केवल ये केवल आभूषणों की गुणवत्ता और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करना उपभोक्ता संरक्षण नहीं होगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह है अनिवार्य रूप से उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करता है ताकि ग्राहकों की शुद्धता के नाम पर ठगा न जा सके। ओनली वन यहाँ से करेक्ट होगा। 52 का आंसर एक बात सही है। 53 है भारतीय मानक ब्यूरो BIS के संबंध में विचार करना है। BIS उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय मानक निकाय है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। पहली बात 53 का पहला करेक्ट है। सेकंड, ये उत्पादों को प्रमाणित करता है और ISI मार्क हॉल मार्किंग, लेकिन यहाँ पर इसके पास अपनी कोई परीक्षण प्रयोगशाला नहीं होगी। सेकंड बात 53 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर BIS के पास अपनी स्वयं की अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला का एक विशाल नेटवर्क है जहां मानकों की जांच की जाती है। सेकंड गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है। 53 का आंसर एक बात इसकी सही है। 54 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI की स्थापना 1996 में एक स्वायत्त गैर लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी, जिसे भारत सरकार और उद्योग निकायों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 54 का स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा, QCI के शासी परिषद में 39 सदस्य होते हैं, जिसका नेतृत्व अध्यक्ष करते हैं और जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, है ना। 54 के यहाँ से दोनों बातें करेक्ट हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 2 दोनों करेक्ट हो जाएगी, इसकी सही पूछा है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 55 नंबर। मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज मेडिटेक मिशन के संबंध में विचार करना है। यह मिशन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और गेट्स फाउंडेशन द्वारा सहयोग से शुरू किया गया था। पहली बात 55 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य होगा कि भारत के चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को तेज करना, उच्च लागत वाले आयात पर निर्भरता को कम करना और सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा प्रौद्योगिकी को एक समान पहुंच को बढ़ावा देना। ये भी बात करेक्ट है। कम से कम मैंने दो स्टेटमेंट को इसी में मिला लिया है ना। थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट बन गया है, क्योंकि अलग क्वेश्चन ना बने, इसी में मैंने शामिल कर लिया इसको, राइट। तो क्या होगा? दूसरी बात भी करेक्ट है। यहाँ पे ऐसा दे सकता था कि इसका उद्देश्य होगा कि चिकित्सा प्रौद्योगिकी में नवाचार को तेज करना। अगला स्टेटमेंट दे देता कि यहाँ पर इसमें उच्च लागत वाली निर्भरता को कम करना होगा और इसमें सस्ती गुणवत्ता वाली चिकित्सा तक समान पहुंच बढ़ावा देना होगा। तो ऐसे करके स्टेटमेंट दे सकता था, लेकिन मैंने इसी में पूरा शामिल कर लिया है, ठीक है। तो सेकंड बात भी करेक्ट है और पहली बात भी इसकी करेक्ट थी। तीसरी बात है भारत का चिकित्सा उपकरण निर्यात $4 बिलियन से अधिक हो गया है और ये जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद एशिया में चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बनकर उपकरण बाजार होगा। तीसरी बात ये भी करेक्ट है, ठीक है। वर्तमान में एशिया का चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है और हम तेजी से निर्यात क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। 1 2 3 तीनों करेक्ट है। 55 का आंसर 1 2 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। फिनिश हो गया आपका PT 365 का इकोनॉमिक का MCQs अब खत्म हो चुके हैं, ठीक है। द एंड हो गया इकोनॉमिक का MCQs का जो मैगजीन है इसकी। अब आएगी मैगजीन जो भी आने वाली है मैगजीन इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी की मैगजीन जो चल रही है उसका डिस्क्रिप्टिव में कराएंगे भी, और इंग्लिश की जो भी मैगजीन आएगी उसका हम लोग MCQs के माध्यम से पूरी मैगजीन को खत्म करेंगे MCQs के माध्यम से, और जो हिंदी की आएगी उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव से पढ़ेंगे पूरी, ठीक है। एक बात याद रखना है, मैगजीन दोनों सेम होती है, यानी कि मैंने टॉपिक नंबर 4 अगर इंग्लिश का पढ़ा तो हिंदी में टॉपिक नंबर 4 कोई और होगा, सेम टॉपिक होते हैं, है ना। तो हम लोग पहले इसके MCQs कर लेते हैं, बाद में यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव करते हैं। और इंग्लिश की मैगजीन अभी जो भी आने वाली है उसका हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर जो डिस्क्रिप्टिव आएगी तो उसको पूरा व्याख्या के साथ समझेंगे, ठीक है। एंड करते हैं इसको। कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से मुझे मैसेज करो, मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।